हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रैकपीडिया के एक नए वीडियो में। आज हम लोग बिहार पुलिस 2023 की तैयारी के लिए जीके जीएस के मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलते रहे और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। पहला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं? सितार, पखावज, बांसुरी, तबला। देखिए ये विश्वविख्यात बांसुरी वादक हैं, ठीक है। हाल ही में याद रखिएगा इन्हें एक अवार्ड भी मिला हुआ है इसी सप्ताह, महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ पुरस्कार। हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार, ठीक है। ये किसे मिला हुआ है? अभी हरिप्रसाद चौरसिया जी को। इन्हीं के नाम पे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाता है। वो इस बार 2023 वाला किसको दिया गया है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया है। हाल ही में ये दिया गया है प्रभा अत्रे जी को। प्रभा अत्रे जी को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। याद रखिएगा ये तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। कौन सा? अमुक्तमाल्यद। इनकी एक संस्कृत में भी रचना है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। जाम्बवती, क्या नाम है? जाम्बवती कल्याणम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवार, पुरंदर। तो याद रखिएगा यह है जाएगा रायगढ़। किस ईस्वी में इन्होंने इसे राजधानी बनाया था? 1656 ईस्वी में। और यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यहीं पर क्या हुआ था? राज्याभिषेक भी हुआ था, इसी रायगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। समय था 1674 ईस्वी। इसमें जो पंडित थे उनका नाम अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए, एग्जाम में आया हुआ भी है बहुत बार, बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो वाराणसी से पंडित को बुलाया गया था। पंडित जी का नाम क्या था? गंगा भट्ट, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कराया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? हेनरी विबियन डेरेजियो, द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये हो जाएगा ए, हेनरी विबियन डेरेजियो। याद रखिएगा हेनरी विबियन डेरेजियो जो है ये हो जाते हैं यंग बंगाल जो मूवमेंट सुनते हैं वो भी इसी का इंग्लिश नाम है, ठीक है। यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है। द्वारकानाथ टैगोर की बात करें तो ये बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये एक संस्था है। इसके संस्थापक कौन है? तो द्वारकानाथ टैगोर है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनकी भी एक संस्था है जिसका नाम था बेथुन स्कूल। इसके संस्थापक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है तो सब जानते ही होंगे, परमवीर चक्र है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को इसकी शुरुआत हुई थी। पहला किसे दिया गया था? पहला परमवीर चक्र अगर कभी भी आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा मेजर सोमनाथ शर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरभूमि किसकी समाधि है? ए, राजीव गांधी, बी, संजय गांधी, सी, इंदिरा गांधी, डी, लाल बहादुर शास्त्री। तो याद रखिएगा ये राजीव गांधी जी की समाधि है। संजय गांधी जो है उनकी समाधि का नाम क्या है? संजय गांधी, तो ये शांति वन है। अगर इंदिरा गांधी की बात की जाए तो शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी वैसे भी शक्तिशाली लेडी थी, ठीक है, तो वैसे भी आप याद रख सकते हैं शक्ति स्थल किसका है? इंदिरा गांधी है, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, इनका विजय घाट है समाधि स्थल का नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, एलुवियल मिट्टी, मर्सी मिट्टी। तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, उसी को इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सॉइल, अर्थात एलुवियल मिट्टी। ये आपको ध्यान रखना है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। ये भारत में जो है सबसे उपजाऊ होता है। भारत में बात की जाए तो ये सबसे उपजाऊ होता है।
ये मिट्टी कहाँ से आती है? तो ये नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी जो होती है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, भारत में ये लगभग कुल आबादी में से 22% क्षेत्रफल पर यही मिट्टी है। ठीक है, जो मिट्टी का जो पूरा क्षेत्रफल है 100%, उसमें 22% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी है? अलुवियल सॉइल अर्थात जलोढ़ मिट्टी। इसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? रेलवे, बैंकिंग, सिक्का ढलाई। देखिए रेलवे केंद्र सरकार का है, संघ सूची हो जाएगा। बैंकिंग भी केंद्र सरकार का है, संघ सूची हो जाएगा। सिक्का ढलाई तो जानते हैं ये केंद्र सरकार का है। मछली उद्योग लेकिन ये राज्य सरकार के अंदर आता है। मछली उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? इसे अस्वीकार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं की जगह पर होगा क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं छूटा हुआ है, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं भी लगा लीजिएगा। इसे अस्वीकार कर सकते हैं तो बिल्कुल वो इसे अस्वीकार कर सकते हैं। उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर सकते हैं तो बिल्कुल मना कर सकते हैं। पुनर्विचार के लिए वापस बिल्कुल भेज सकते हैं। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आहूत कर सकते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये नहीं कर सकते हैं। देखिए संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब कोई विधेयक जो है टाई की स्थिति में हो जाए, अर्थात बीच में हो जाए 50-50%। ठीक है, दोनों में वोट का परसेंटेज। ठीक है, वोट का जो गिनती होता है वो बराबर हो जाता है, तब इसे क्या किया जाता है? दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं बोल रही। यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है कि विधेयक अगर पास हो गया है, ठीक है, उसके बाद अगर वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकते हैं? तो इसे संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कोई लॉजिक नहीं है। पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा। पुनर्विचार के लिए जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस भेजते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, और उसके बाद भी अगर संसद उसमें चाहे तो या तो कुछ बदलाव कर सकती है, यदि कुछ बदलाव नहीं भी करती है और उसके बाद वापस अगर राष्ट्रपति के पास भेज देती है, क्या करेगी? वापस राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति अब इसे कुछ नहीं कर सकते। उनके पास मजबूरी हो गया, उन्हें इसमें साइन करना होगा, हस्ताक्षर करना होगा, अर्थात इस विधेयक को अधिनियम बनाना ही होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेरापूंजी तो स्थल है, चेरापूंजी स्थल और जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो जानते हैं काफ़ी चर्चा में है, मेघालय चर्चा में रहता है। क्यों? चेरापूंजी क्या है? तो चेरापूंजी के बारे में ध्यान रखिएगा एक बात कि दूसरा सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होता है, दूसरा सर्वाधिक वर्षा यहीं होता है। पहला मेघालय में ही स्थान है मासिनराम, वहाँ पर होता है। ठीक है, दूसरा कहाँ है? चेरापूंजी। पहले चेरापूंजी में होता था लेकिन अब चेरापूंजी दूसरे स्थान पर हो गया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और साथ साथ याद रखिएगा ये जयंतिया जनजाति है, मेघालय में 3 जनजाति है और 3 पहाड़ों के नाम पर है वो, तो ये ध्यान रखिएगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बराबर पूछा था। गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय में ये 3 पहाड़ के भी नाम है और जनजाति के भी नाम है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया? लॉर्ड डेलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो याद रखिएगा ये लॉर्ड डेलहौजी के द्वारा किया गया था डाक टिकट जारी। पहला जो डाक टिकट जारी किया गया था, याद रखिएगा ये 2 पैसे का डाक टिकट था। कितने का? मात्र 2 पैसे का। हालांकि उस समय मात्र नहीं था, 2 पैसा उस समय बहुत बड़ा बात होता था। अब तो 2 पैसा क्या 2 रुपया का वैल्यू नहीं है। लॉर्ड डेलहौजी, ये कौन सी ईस्वी की बात है? तो याद रखिएगा ये 1854 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है माल के आयात पर, माल के निर्यात पर, माल के उत्पादन पर, माल की बिक्री पर। देखिए उत्पाद शुल्क अब तो ये नहीं लगता है माल के उत्पादन पर। अब जो उत्पाद शुल्क लगता है ना, वो कहाँ शामिल कर लिया गया है? वो जीएसटी के अंदर शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? चरक, कनाद, नागार्जुन, नागसेन। तो ये हो जाएंगे नागसेन। देखिए जो रस रत्नाकर पुस्तक है ना, ये याद रखिएगा किस पर आधारित है? तो ये रसायन शास्त्र पर आधारित है।
तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ याद रखिएगा रसायन शास्त्र पर हालांकि बहुत सारी पुस्तक है रसायन शास्त्र पर नागार्जुन जी की, लेकिन दो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, एक रस रत्नाकर और दूसरा है रसेंद्र मंगल। रसेंद्र मंगल दोनों रस से जुड़ा हुआ है, रसायन शास्त्र पे है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। रस रत्नाकर, रसेंद्र मंगल, रसेंद्र मंगल। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है विश्व बैंक द्वारा, संबंधित देश द्वारा, प्रदत्त सेवाओं की मांग द्वारा, संबंधित देश की शासन स्थिरता द्वारा, संबंधित देश की आर्थिक संभावना शक्ति द्वारा। तो ये आंसर हो जाएगा संबंधित देश की आर्थिक संभावना शक्ति द्वारा। देखिए विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, हम लोग भी आपने सुना होगा कभी ना कभी न्यूज़ वगैरह में कि हमारे पास इतना विदेशी भंडार है अर्थात इतना डॉलर हमारे पास है। उसी के आधार पर क्या होता है, जो हम लोग मांग करते हैं कोई भी चीज़ का, देश में जो सामानों की मांग होती है, ठीक है, आयात निर्यात जो होता है, ठीक है, उसी के आधार पर क्या होता है, आर्थिक संभावना शक्ति डिसाइड किया जाता है। और जिसके आधार पर हम लोग का मुद्रा जो होता है सदस्य देशों के बीच में मुद्रा का मूल्य डिसाइड होता है कि आपके पास विदेशी भंडार कितना है। उसी के आधार पर क्या होता है, मुद्रा का मूल्य तय होता है। जैसे हमारे यहाँ भी है ना, जैसे अभी अमेरिका से अगर हम लोग तुलना करें तो $1 अभी कभी 80 रुपया के आसपास, एग्जैक्ट नहीं पता, 80 के आसपास है, ठीक है। तो ये इसी के आधार पर होता है, किसके आधार पर, संबंधित देश की आर्थिक संभावना शक्ति के द्वारा किया जाता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम, त्रिवेंद्रम। तो याद रखिएगा ये त्रिवेंद्रम हो जाएगा, ठीक है। मुक्त व्यापार क्षेत्र में ये शामिल नहीं है। कांडला, मुंबई, विशाखापट्टनम ये तीनों ही जगह पे व्यापार किया जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया गया है ताकि यहाँ से आयात निर्यात आसानी से हो सके और यहाँ पे टैक्स वगैरह भी छूट दिया जाता है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। ये हो जाएगा केदारखंड। केदारखंड को स्कंद पुराण में गढ़वाल कहा है। केदारखंड कहाँ है, उत्तराखंड का जो दो हिस्सा है ना, वो दो भाग में बांटा जाता है। एक केदारखंड, ठीक है, केदारखंड को क्या कहा जाता है, गढ़वाल कहा जाता है। और एक हिस्सा है मानखंड, ठीक है, उत्तराखंड। कभी कभार इसको बांटने की भी बात की जाती है कि दोनों को अलग अलग दो राज्य बना दिया जाए, बहुत बार, ठीक है। मानखंड को कहा जाता है कुमाऊं, आपने कुमाऊं सुना होगा, ठीक है। तो कुमाऊं कहा जाता है मानखंड को, गढ़वाल कहा जाता है केदारखंड को। और जब इन दोनों को सम्मिलित रूप से जोड़ दिया जाता है, इन दोनों को सम्मिलित रूप से, तब इसको कहा गया है उत्तराखंड, ठीक है। इन दोनों हिस्सा को जब सम्मिलित रूप कर दिया जाता है तो फिर बहुत सारे पुराणों में से उत्तराखंड कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है मृत्युदंड देने का अधिकार, विदेशों में होने वाली सुनवाई की योग्यता, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देने की शक्तियाँ। देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नाम से ही क्लियर है, जब भी न्यायालय के पास कोई मामला आता है तो न्यायालय क्या कर सकती है, उस मामले की सुनवाई कर सकती है। ये उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर, इसे ही प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, ये परिभाषा ही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, नागार्जुन, मानस, पेंच, जिम कॉर्बेट। तो देखिए ये नागार्जुन हो जाएगा, कौन सा, नागार्जुन। अगर इसका पूरा नाम जानना है तो इसका पूरा नाम है नागार्जुन श्री सैलम अभ्यारण्य। नागार्जुन श्री सैलम अभ्यारण्य ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। ये कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। चलिए बाकी के भी बारे में बात कर ही लेते हैं। मानस बहुत चर्चित रहता है, कहाँ पे है, मानस असम में है, ठीक है, मानस अभ्यारण्य। पेंच कहाँ पे है, तो पेंच हमारा हो जाता है एमपी में अर्थात मध्य प्रदेश में। जिम कॉर्बेट याद रखिएगा उत्तराखंड में। अभी पिछले ही साल एक नया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है। जिम का वो कहाँ पे की गई है, तो याद रखिएगा एक नया जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य बनाने की घोषणा यूपी में की गई थी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड। तो याद रखिएगा ये रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने क्या कहा था, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह किसकी कृति है, यह लाइन जो लिखा गया था यह किसकी कृति है, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है, ठीक है। बहुत बड़े लेखक रहे हैं, शेक्सपियर भी, वर्ड्सवर्थ भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दशहरा के समय दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला नृत्य है तेरी ताली, कोलाटम, किक्कली, धुनाची।
तो याद रखिएगा इसे धुनाची कहा जाता है। ठीक है, आपने पिछले साल चुनाव के समय, पिछले साल नहीं 2 साल हो गया, चुनाव के समय नुसरत जहां पश्चिम बंगाल की सांसद है ममता बनर्जी की पार्टी से, ठीक है, टीएमसी से, तो उन्होंने आपने देखा होगा दुर्गा पूजा में वो इस तरह से, जिसपे काफ़ी विवाद भी हुआ था, काफ़ी चर्चा भी हुआ था, तो वो वही धुनाची जो होता है ना, वो धूप का जो बना हुआ होता है जिसमें दुर्गा जी के नृत्य करते हुए उन्हें पूजा किया जाता है। ठीक है, धूप वगैरह इसमें मिक्स रहता है, धुआं वगैरह होता है। ठीक है, तो उसी को क्या कहा जाता है, धुनाची कहा जाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय गणित दिवस। कभी अगर आपसे पूछ दिया जाए राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो ये महान गणितज्ञ सी रामानुजन का जन्म हुआ था 22 दिसंबर को। उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जाए तो याद रखिएगा ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, और अगर राष्ट्रीय तकनीकी दिवस तो ये 11 मई को। ठीक है, और राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की छत है पामीर का पठार, हिंदुकुश पर्वत, कोमितांग का पठार, काराकुम का पर्वत श्रेणी। तो ये हो जाएगा पामीर का पठार। देखिए पामीर का पठार कौन सा पठार है, देखिए जो होता क्या है, जो सियान है, तान है, हिंदुकुश है, उसके बाद आपको हिंदुकुश हो गया, फिर ये सारा पर्वत जो है ये जाकर के चीन में एक जगह पर सब चारों बगल से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऐसे उठता है ना ये वाला पहाड़, तो उसी को हम लोग कहते हैं पामीर का पठार। इसे एशिया की छत भी कहा जाता है, इसे संसार का छत भी कहा जाता है, विश्व का छत भी। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है, दोनों का आंसर एक ही है, पामीर का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देशांतरीय याम्योत्तर है समांतर अर्धवृत्त, मुख्य याम्योत्तर से किसी स्थान की कोणीय दूरी, संसार के नक्शे को निर्देशित करती हुई खड़ी रेखा, वृत्त। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा अर्धवृत्त। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर, ठीक है, खींची जाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे ही हम लोग देशांतरीय याम्योत्तर रेखा कहते हैं। ये क्या करती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को दोनों को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो फिर ये क्या हो जाता है, आकृति जो हो जाता है ये अर्धवृत्त का, 2 अर्धवृत्त का आकृति ले लेता है। ठीक है, तो देशांतरीय याम्योत्तर क्या है पूछा जाए आपसे तो ये अर्धवृत्त है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल रैकपीडिया से जरूर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर आपको डेली का क्विज भी मिल जाएगा और डेली के करंट अफेयर्स के क्लास भी मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।